लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। रात 2 बजे वोटिंग के बाद यह बिल पास हुआ। वक्फ बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, वक्फ बिल के खिलाफ 232 वोट पड़े हैं। विपक्ष के सभी संशोधन खारिज हुए और आज का बड़ा दिन इसीलिए होगा क्योंकि राज्यसभा में यह बिल पेश होने वाला है और राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, यही इस वक्त आसार है। हालांकि हंगामा वहां पर भी होने वाला है, ये तय मानिए। लोकसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। इस बिल के पक्ष में कितने वोट पड़े और विरोध में कितने, वो भी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रात 2 बजे वोटिंग के बाद ये बिल आखिरकार लोकसभा से अब पास हो चुका है। पक्ष में 288, ये वो आंकड़ा रहा जो पक्ष में इस बिल के वोट यहां पर पड़ते हुए नजर आए और फिर नतीजा 2 बजे निकला। 232 वोट इस बिल के खिलाफ पड़े। रात 2 बजे वोटिंग के बाद ये बिल पास हो गए और आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाना है। माननीय मंत्री जी, अमेंडमेंट। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो संख्या 2, माननीय मंत्री जी। अमेंडमेंट। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। Sir, I move that the bill be passed as amended. और करीब 60 सांसदों के भाषण और 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद संसद में देर रात इतिहास रच दिया गया है। कल दोपहर 12 बजे शुरू हुई डिबेट रात 12 बजे तक चली और फिर अगले 2 घंटे इस ऐतिहासिक बिल पर वोटिंग का दौर चला। आखिर में वही हुआ जिसका आंकड़े पहले से ही इशारा कर रहे थे। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में कुल 288 वोट पड़े, जबकि विरोध में 232। बिल पास होने के बाद साथ ही मंत्रियों और सांसदों ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को बधाई भी दी। ये 3 अलग अलग तस्वीरें कल लोकसभा में जो कुछ हुआ उसका सार है और 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख लीजिए। दोपहर 12 बजे से ये जो बहस है वो शुरू हुई। मैराथन बहस चली रात 12 बजे तक और उसके बाद 2 घंटे का वक्त 1:59 का चूंकि वक्त था जब लोकसभा से बिल पास हो गया। और लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर पक्ष विपक्ष ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। किसी ने कहा कि यह मुस्लिमों के खिलाफ है, किसी ने इसे मुसलमानों का हक छीनने वाला करार दिया, तो किसी ने कहा कि यह सरकार की मनमानी है। लेकिन सरकार की ओर से अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बिल को समझने के बाद विरोध करने वालों का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण। प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है आपका, बैठिए आप। ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। जो लोग इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे बोलने वालों के साथ आप लोग खड़ा रहते हैं। हाथ में संविधान पकड़ने से कुछ नहीं होता है, संविधान का स्पिरिट के साथ जीना पड़ता है। भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। केरल में सर, केरल में ये कहते तो हैं ये वायनाड के बेटे हैं, बेटी हैं, लेकिन वहां पे भी वक्फ का कहर जारी है सर। पापी वोट बैंक का सवाल है। आप वायनाड में भी चुप रहते हो, कुछ करते नहीं हो और वायनाड का रहनुमा कहने वाली आज गायब है। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर।
इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। मैं आज सीना ठोक के कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में यदि मुसलमान सर्वाधिक सुरक्षित कहीं है तो उस देश का नाम भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है। जिस पार्टी की सारी पॉलिटिक्स ही हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन पे डिपेंडेंट है, जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान मुसलमान खालिस्तान, आज इनको इतना दर्द कहां से आ गया कि हमारी मुसलमान बहनें, हमारे मुसलमानों का पैसा वो सही लग जाए। मोदी जी के नेतृत्व में अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी जिसने वक्फ की प्रॉपर्टी को बैठते थे और यहाँ से अपनी सिंपैथी जीतकर। तो वक्फ बिल को संसद में पास कराने की राह मोदी सरकार के लिए बहुत आसान नहीं थी। इसकी वजह क्लियर थी, लोकसभा में बीजेपी का संख्या बल। देखिए, लोकसभा में बिल पास कराने के लिए सरकार को बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए था। इसके लिए सरकार को अपने सहयोगी दलों के समर्थन की जरूरत थी, लेकिन विपक्ष दल जो थे वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर बयानों के जरिए लगातार दबाव बना रहे थे। लेकिन तमाम दबाव के बावजूद बीजेपी ने नीतीश और नायडू को बिल पर समर्थन के लिए राजी कर लिया। नीतीश कुमार ने बिल में 3 सुझाव दिए थे, नायडू के भी 3 सुझाव आए। सरकार ने बड़ा दिल दिखाया और दोनों नेताओं के सभी सुझाव को बिल में शामिल कर लिया। मुस्लिम संगठन नीतीश नायडू से लगातार अपील कर रहे थे कि दोनों नेता अपनी पार्टियों की ओर से लोकसभा में बिल का विरोध करें। पूरा विपक्ष बिल के खिलाफ लामबंद था, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद सरकार डटी रही और लोकसभा की राह को आसान कर लिया। और वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के निशाने पर नीतीश की पार्टी भी रही। आरजेडी लगातार नीतीश पर वक्फ बिल को लेकर दबाव बनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन सदन में जेडीयू की ओर से ललन सिंह ने यह क्लियर कर दिया कि उनकी पार्टी मोदी सरकार के साथ खड़ी है। एक तरफ भाजपा खुद को अल्पसंख्यक हितैषी बताती है, लेकिन भारत की संसद के भीतर एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इससे जाहिर है कि कितना बड़ा हितैषी है। आज इनकी नज़र समाज के एक अल्पसंख्यक समुदाय के ज़मीन पर है, कल इनकी नज़र अन्य अल्पसंख्यकों की ज़मीन पर भी जाएगी। आप देखेंगे तो बोध गया के जो ट्रस्ट, जो बौद्धों के बौद्ध मंदिर के जो ट्रस्ट हैं, उसमें बहुमत गैर बौद्ध धर्म से जुड़े लोग नहीं हैं, उसमें दूसरे धर्म के लोगों का बहुमत है। उसी तरह से इसमें भी ये लोग लागू करना चाहते हैं। एक समय आएगा कि मंदिरों की भी जमीन और उनके धन को भी कब्जा करने का प्रयास किया जाएगा। मोदी जी सेकुलरिज्म, जिस तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार में सेकुलरिज्म स्थापित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश में सेकुलरिज्म को लेकर आगे चल रहे हैं। समाज के हर तबके के साथ, समाज के हर वर्ग के साथ, देश के हर राज्य के साथ एक साथ काम करके उसको विकसित करने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि उनका विजन, उनकी सोच व्यापक है। संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने का यह अगला कदम है। संस्थानों और तटस्थ नौकरशाही के प्रतिबद्ध नौकरशाही में बदलकर और संविधान को बुलडोज किया जा रहा है। यह विधेयक संवैधानिक मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। भाजपा सब कुछ अपने अधीन करना चाहती है, इसलिए इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। लोकतंत्र में भाजपा को कोई विश्वास नहीं। इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने बार बार कहा कि संविधान खतरे में है और इस सरकार के हर नए विधेयक से यह बात सच होती चली जा रही है। नीतीश कुमार जी वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं और नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के हक में बिहार में जितना काम किया, भारतीय जनता पार्टी उसकी भागीदार रही। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ये काम हुआ। आप कहां खड़े हैं जयप्रकाश जी? ऐसे ही चिल्पो करते रहिए, कुछ होना जानी नहीं है। वक्फ बिल को लेकर कई दिनों से बिहार की भी चर्चा हो रही थी। आरजेडी कह रही थी कि नीतीश ने अगर बिल पर सरकार का साथ दिया तो उन्हें मुस्लिम वोटर चुनाव में सबक सिखाएंगे। कल जब लोकसभा में वक्फ पर चर्चा हुई तो अलग अलग पार्टियों के बिहार से आने वाले सांसदों ने क्या कुछ कहा, वो भी अब जरा आपको दिखाते हैं। सर, ये वक्फ प्रॉपर्टीज को हमसे छीनना चाहती है और ऐसे क्लॉज का बदलाव कर रही है जिससे लगातार कॉन्फ्लिक्ट होगा। जहां चाहेंगे वहां फसाद करवाएंगे वो।
मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है आपका, बैठिए आप। एक तरफ भाजपा खुद को अल्पसंख्यक की तहसील बताती है, लेकिन भारत की संसद के भीतर एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इससे जाहिर है कि कितना बड़ा हितैषी है। आज इनकी नज़र समाज के एक अल्पसंख्यक समुदाय के जमीन पर है, कल इनकी नज़र अन्य अल्पसंख्यकों की जमीन पर भी जाएगी। तो अगर ये वक्फ बिल देश की खवातीनों के विकास के लिए, वक्फ में उनकी भूमिका के लिए ये कानून लाया जा रहा है, तो ये कानून गैर संवैधानिक कैसे हो गया भाई? हमेशा विपक्ष धार्मिक पक्ष को ही उठा करके, डरा करके, लोगों को बता करके कि आपका दरगाह चला जाएगा, आपके मस्जिद चले जाएंगे, इसी को उठाता है ताकि उनका वोट बैंक हमेशा उनके पास बना रहे। तो वक्फ बिल को लेकर सबको शिवसेना उद्धव गुट के रुख का भी इंतजार था। बाला साहेब ठाकरे की विरासत का हवाला लेकर उद्धव ठाकरे को लेकर लोग वक्फ पर उनके रुख का इंतजार कर रहे थे। सदन में जब उद्धव गुट के सांसद के बोलने का मौका आया तो उन्होंने क्या कहा, अब वो भी आपको दिखाते हैं। आप एक तरफ कह रहे हो कॉमन सिविल की कोड की बात करते हो, और जब दूसरी तरफ यहाँ दो मुस्लिम गैर मुस्लिम हमारे वक्फ बोर्ड पे ला रहे हो, मुझे डर लगता है कि हमारे हिंदुओं के मंदिरों में भी कल गैर हिंदू अबर लाना चाहोगे। उन्होंने अभी उदाहरण बताया मंदिर का, याद रखना शिवसेना उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। अगर हमारे मंदिर में कभी आपने सोचा भी कि किसी गैर हिंदू को उस मंदिर के बोर्ड पे लाने की कोशिश भी करोगे तो याद रखना हम उसे विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो चल रहा है वो आगे चलकर क्रिश्चियनों पे हो सकता है, आगे चलकर जैन देहरासर पे हो सकता है, आगे चलकर सिख धर्मों के गुरुद्वारा पे हो सकता है। क्यों कर रहे हो आप? क्या आपका उद्देश्य है? क्या आपका हेतु है? क्यों चाहिए आपको गैर? ये धार्मिक नहीं है। अपनी अंतरात्मा से इनको प्रश्न पूछना चाहिए कि बाला साहब आज होते तो ये क्या आज ये भाषण कर पाते यहाँ पर? आज इस सदन में एक बात साफ हो गई, ये यूबीटी वाले किसकी विचारधारा को मान रहे हैं और ये बिल का विरोध कर रहे हैं। इनके पास एक सुनहरा अवसर था अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने इतिहास को संभालने का और विचारधारा को जिंदा रखने का, जिसके लिए कभी बाला साहब ठाकरे जी ने आंदोलन किया था। और वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अलग अलग पार्टियों के मुस्लिम सांसदों ने अपनी अपनी बातें रखी। अब जल्दी से आपको सभी मुस्लिम सांसदों का इस बिल पर किस तरह का रिएक्शन सामने आया वो दिखाते हैं। प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है आपका, बैठिए आप। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान दुश्मन नहीं है, इस देश का मुसलमान वफादार है, इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश का विकास चाहता है। और हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में इस देश को आजाद कराने के समय अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर के साबित किया था। आपको शांति से सुनने के बाद आप अपना बात रखिए। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। हमें सौगातें मोदी मिली, हमें सौगातें मोदी में ईद की सवैयां नहीं चाहिए, हमें सौगातें मोदी में शिक्षा दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी में रोजगार दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है ये मारना बंद करा दीजिए। हमें सौगातें मोदी में ये कानून देने का काम कर दीजिए। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्त तरमीम बिल पेश किया गया है ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। देश के बहुसंख्यक तबके का तो रिजर्वेशन ये सरकार खा गई, और उत्तर प्रदेश के और भारतवर्ष के अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ों का
कितना दर्द है ये तो समझ में बात नहीं आती। हमने कितने अस्पताल बनाए वक़्फ से, हमने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई वक़्फ से, हमने क्या किया वक़्फ से, हमने कितने कॉलेज और स्कूल बनाए, ये सोचने की बात है। और इस बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही। अमित शाह ने कहा कि बिल पर विपक्ष ने मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया, जैसा कि उन्होंने नागरिकता कानून के दौरान किया था। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि कानून संसद से बन रहा है और इसे सभी को मानना पड़ेगा। भाई करने थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे हुए और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है इसके कारण डरे। मान्यवर भाई बैठ जाओ मान्यवर बैठ जाओ। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीट आएंगे। मान्यवर यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हरेक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है, एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। योगदान था वक्फ बोर्ड का, वो 7% से घटाकर 5% कर दिया। मान्यवर अब ये जो कह रहे हैं ये मुसलमान भाइयों के हित में कह रहे हैं जिसका विरोध कर रहे हैं या अहित में? अगर 7 से 5% हमने कम किया तो ये कहां जाएगा? वो वक्फ में रहेगा। वक्फ बोर्ड का कम किया है। जो मस्जिद चल रही है उसको हमने 2% बढ़ाया है। ये उल्टा समझ रहे हैं। मान्यवर ये बिल जमीनों की सुरक्षा प्रदान करेगी। मान्यवर किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बनेगी, उसको प्रोटेक्शन। मान्यवर पुरातत्व विभाग और एएसआई की जमीन को हम सुरक्षा देंगे। और आइए अब आपको सुनाते हैं बिल पास होने के बाद सरकार और विपक्ष के सांसदों ने क्या कुछ कहा। इस लड़ाई को लड़ेंगे चूंकि हमारे जो अधिकारों का संरक्षण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें धारा 14 के अंदर, धारा 16 के अंदर, धारा 25 के अंदर और धारा 26 के अंदर दिया, उसके ऊपर पूरी तरीके से बुलडोज किया गया। उसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई। हम लोग रास्ता देखेंगे, कोर्ट जाएं, कोर्ट में जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये जिस तरह का काम आज हुआ है, ये इतिहास में काले दिन के रूप में। कांग्रेस ने 2013 में गलत किया था तुष्टीकरण को लेकर के, उसका शुद्धिकरण किया गया और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उसमें सबका स्थान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की जमीन हड़पो नहीं बल्कि गरीबों को जमीन पर हक मिले। सरकार जिस तरह से अड़ी हुई थी इस बिल को पास कराने के लिए, और हमें अफसोस है हम लोगों ने पूरी तरह से विरोध और प्रदर्शन किया और पूरी ताकत के साथ में हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन सरकार ने ये बिल पास करा लिया। और आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा
तो इस इतिहास को लोग माफ़ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया गया। हमें संतोष है कि ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, वक्फ बिल पारित हो गया है और मणिपुर के राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन भी हो गया है। बड़ा सवाल यह है कि वक्फ की संपत्ति जनता के उपयोग में आएगी या कुछ के उपयोग में आएगी। आज के संशोधन से ये गरीब, बेवा, अनाथ बच्चे, महिलाएं, बाकी सबों के लिए इसका उपयोग होगा। सरकार का इरादा ठीक नहीं है। ये बिल पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। संविधान में जो प्रेमबिल है, प्रेमबिल के आत्मा के बिल्कुल खिलाफ है और ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में बिखराव, आपसदारी खंडित करना चाहती है और अनेकता में एकता का जो सूत्र है उसको कमजोर करना चाहती है। अगर पारदर्शिता किसी सिस्टम में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो उससे ऐतराज किस बात का है? अगर एक ऐसा संशोधन लाया जा रहा है जो उस वर्ग के गरीब लोग हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ता है तो इसमें तकलीफ क्या है? दिक्कत यह है कि जस्ट बिकॉज एनडीए लेके आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आ रहे हैं तो ये गलत ही है। और हर बार सिर्फ इसका विरोध इसलिए करो क्योंकि एनडीए की सरकार लेकर आ रही है। और विरोध करने का तरीका आप तथ्यों पर कीजिए ना। आज मुझे बता दीजिए कितने ऐसे विपक्ष के सांसद हैं जिन्होंने तथ्यों की बात की? उन्होंने सिर्फ एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया कि मुसलमानों के विरोध में है ये सरकार, मुसलमानों को खत्म करना चाहती है। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मुस्लिम के लिए दिस इज डेंजरस फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम का वो हिंदू मुस्लिम करके देश के विभाजन करके ये लोग रख दिया। ये अभी इसका बहुत पेमेंट करना होगा बीजेपी को। आपको लगता है कि मुसलमानों का बड़ा प्रहार होगा इस बिल से? हाँ, मुस्लिम टॉर्चर्ड बाय। का दिन एक ऐतिहासिक हो गया कि अब केवल फायदा नहीं मिलेगा बल्कि उस वक्फ बोर्ड में ओबीसी के लोग, पसमानदा महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। अब केवल वक्फ के और किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट के डिस्प्यूट में उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मिलेगा। आज जिस तरीके से पिछले बरसों से 123 बड़ी प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ एक्वायर किया था उस पर वक्फ क्लेम कर रहा था, इसी तरह से देश के और हिस्सों में था, आज उसका पटक्षेप हुआ है। अब जो भी वक्फ होगा उस वक्फ प्रॉपर्टी का एक रजिस्ट्रेशन होगा, डीड होगा, उसको वामसी पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और उसकी रखरखाव के साथ उसकी इनकम का ऑडिट सीएजी के द्वारा नियुक्त किए हुए रिटायर्ड ऑडिटर्स करेंगे।